हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो बच्चों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर टू ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ पे ये क्वेश्चन से सीधे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। बहुत ही आसानी भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सेशन पे बने हुए रहिएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग से इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ पे आने वाले जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हो सबसे पहले आपको मिल सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कुछ भी अगर डॉट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन पे आते हैं, अपने क्लास में आते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, समझे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। यानी कि भारत को किस आधार पर हमको विभाजित करना है, तो धरातलीय स्वरूप पर हमको विभाजित करना है। और इनके मतलब कि जितने भी धरातलीय स्वरूप में हम विभाजित करेंगे उनमें से किसी एक धरातलीय स्वरूप पर हमको क्या करना है, तो इसका विश्लेषण करना है, यानी कि उसको विस्तार से हमको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें, ताकि आपका जो एग्जाम में बेहतर तरीके से बेहतर स्कोर आपका हो सके। एक भी नंबर कटने का जो संभावना है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, समझे। और आप लोग पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो कि पीडीएफ जो कि भेज दिए जाते हैं, समझे। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर को हम लोग समझेंगे। भारत का भूगोल अत्यंत विविधतापूर्ण और क्या है, तो जटिल है। यह जहाँ विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं। ये धरातलीय स्वरूप भारत के विशाल भूभाग में विविधतापूर्ण भौतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। इन्हें भौगोलिक विविधतापूर्ण के आधार पर भारत को मुख्यतः चार प्रमुख धरातलीय विभागों में क्या किया गया है, तो विभाजित किया जा सकता है, समझे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन कौन से यहाँ पे धरातलीय स्वरूप में हम विभाजित कर रहे हैं, समझे। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट में उसके बारे में समझेंगे भी, उसका परिभाषा भी समझेंगे। तो हमारे इस सेशन पे एकदम बने हुए रहिए एकदम बेहतर तरीके से, समझे। और आप लोग कमेंट करके हमें अपना फीडबैक भी जरूर से जरूर दीजिएगा लास्ट में, समझे। तो चलिए आ जाते हैं, फर्स्ट में आ जाता है हिमालय हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, समझे। इसमें आ जाता है, यह क्षेत्र उत्तर भारत में स्थित है। ये क्षेत्र कहाँ पे है, तो जो उत्तर भारत में स्थित है, यानी कि इस वाले इलाका में ऊपर में, समझे, इस वाले इलाके में यहाँ पे स्थित है, समझे। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का यह क्या है, तो यह घर है। यह पर्वत क्षेत्र तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय, समझे। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंट को भी मेंशन कीजिएगा। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई, बर्फ से ढके पहाड़ और गहरे घाटियों के लिए जाना जाता है। यानी कि यह क्षेत्र क्या है, तो बहुत यहाँ पे ऊंचे क्षेत्र हैं, समझे ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा बर्फबारी होता है, हमेशा बर्फ गिरते हुए रहता है। इसी कारण से पहाड़ वगैरह सारे के सारे ढक जाते हैं। बहुत ऐसे ऐसे आपको घाटी भी दिखेंगे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरा है, यानी कि गहराई है, समझे। हिमालय कई महत्वपूर्ण नदियों जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का जल स्रोत है। यानी कि हिमालय से ही कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो गंगा भी निकलता है, यमुना भी निकलता है और ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। इन सारे नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उत्तर भारतीय मैदान क्षेत्र। उत्तर भारतीय मैदान क्षेत्र को किस प्रकार से हम लोग समझेंगे, तो यह मैदानी क्षेत्र हिमालय के दक्षिण की ओर क्या है, तो फैला हुआ है। यानी कि जब समझिए कि ये भारत है, एक सेकेंड, यहाँ पे तो भारत वैसे कुछ बन नहीं पाएगा, तो जैसे समझिए कि यहाँ पे हिमालय है, उसके दक्षिण की ओर, उसके दक्षिण की ओर फैला हुआ है कौन, तो उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र, समझे ना। और गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों द्वारा निर्मित है। यानी कि यह क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित है, तो गंगा नदी इसी से निकलता है, यमुना भी निकलता है और ब्रह्मपुत्र भी, मतलब यहाँ से ही प्रवाह होता है, यहाँ पे भी बहती है, समझे।
यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि की प्रचुर संभावनाएं है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाए जाते हैं, समझे, मृदा पाए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, यानी कि कृषि भी होता है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है, देखिए इसी तरह से आप लोग पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा, समझे। इसमें आ जाता है उत्तर भारतीय मैदान को पश्चिमी मैदान क्षेत्र में, यानी कि जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है उसके पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में क्यों कौन सा राज्य आ जाता है, तो पंजाब हरियाणा हो जाता है। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में क्या आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, बंगाल आ जाता है, समझे ना, में विभाजित किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में आ जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, समझे। यह क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ध्यान में रखिएगा, और राजस्थान में स्थित है, समझे। और इसे थार मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक शुष्क है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है, तो अत्यंत कम होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अत्यधिक शुष्क, यानी कि यहाँ पे गर्म ज्यादा लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्षा जो कि क्या होती है, तो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीले टीले, सूखे नदियां और कुछ स्थानों पर लवणीय जल स्रोत पाए जाते हैं, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है दक्कन का पठारी क्षेत्र। दक्कन का पठारी क्षेत्र को हम लोग समझेंगे, सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद लॉन्ग में समझेंगे, यानी कि इसी जो दक्कन का पठार है इसी भाग को हम लोग क्या करेंगे, तो विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिखेंगे, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, दक्कन का पठार भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है, सॉरी पठारी क्षेत्र, एक सेकंड, पठारी क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा पर्वतों से क्या है, तो घेरा हुआ है, यानी कि चारों तरफ से यहाँ पे घेरा हुआ है। कौन कौन से, तो पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, सतपुड़ा पर्वतों से घिरा हुआ है। कौन, तो दक्कन का पठार, समझे। और यह भारत का सबसे बड़ा पठार भी माना जाता है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट में आ जाता है, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की चट्टानों और मिट्टी से युक्त होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे चट्टान पाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मिट्टी भी पाए जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी भी पाए जाते हैं। जहाँ प्रमुख नदी जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ पे क्या होती है, तो बहती है। चलिए आगे आते हैं, अब इन 4 धरातलीय विभागों में से दक्कन के पठार का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। दक्कन का पठार एक विस्तृत विश्लेषण, इसी तरह से आप लोग पॉइंट बना दीजिएगा, समझे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार के बारे में, तो किसके बारे में, तो भौगोलिक स्थिति और विस्तार। इसका भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से फैला हुआ है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दक्कन का पठार भारत के दक्षिण और मध्य हिस्सों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। यह पठार उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट द्वारा क्या है, तो घेरा हुआ है। इसका विस्तार दक्षिण के नीलगिरी पहाड़ी तक है। इसका विस्तार कहाँ तक है, तो नीलगिरी पहाड़ी तक है, समझे। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। कौन, तो दक्कन का पठार, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, उत्पत्ति और भूवैज्ञानिक संरचना। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसकी भूवैज्ञानिक संरचना किस प्रकार से है, समझे। तो चलिए इसको भी हम लोग समझेंगे। दक्कन का पठार मुख्यतः ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना है। यह क्षेत्र बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित है, जो लाखों साल पहले यहाँ फैले लावा प्रवाह से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार की चट्टाने के कारण दक्कन का पठार अपनी विशिष्ट काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो दक्कन का पठार है वहां पे बहुत पहले ही ज्वालामुखी क्रियाएं जो कि उत्पन्न हुई थी, समझे ना, इन्हीं के परिणाम स्वरूप क्या होती है, तो यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो जो वहां से उस ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलता है, मतलब कि अगल बगल में फैल जाता है, मतलब कि बगल वाले क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में जब जो कि ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, मतलब शांत पड़ जाता है, उसके कारण से उसमें पानी गिरता है, फिर टूट फूट की क्रियाएं होती है, धूप लगता है, तो फिर बेसाल्ट चट्टान के रूप में यहाँ पे आ जाता है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है, तो काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, समझे। जिसको हमको लोग क्या करते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः कपास की खेती के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। यानी कि इस जगह पे जो दक्कन का पठार है, इस जगह पे कपास की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। चलिए आगे आ जाते हैं, इसकी ऊंचाई और संरचना किस प्रकार से है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। दक्कन का पठार औसतन 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
समझे। यहाँ कई छोटी बड़ी पहाड़ियां जैसे कि महादेव, बालाघाट, नेस्ट माता, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत की ढाल किस प्रकार की है? तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पश्चिम से आने की ये हो गया पश्चिम में ना, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया पूर्व। पूर्व के आने की इधर इधर की ओर क्या होती है? तो बहती है। इस कारण से जितने भी यहाँ पे नदी आने की बहती है वो कहाँ पे चले जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में चले जाती है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे कि प्रमुख नदियां पूर्व की दिशा की ओर बहती है। पूर्व की दिशा यानी कि इधर की ओर बढ़ती है और इधर क्या है? तो बंगाल का खाड़ी है, समझे ना। बंगाल का खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। जलवायु और जल स्रोत। यहाँ की जलवायु किस प्रकार से है? यहाँ के जल स्रोत किस प्रकार से है? तो चलिए इसे हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दक्कन का पठार उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। दक्कन का पठार किस प्रकार का जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे, इसे भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर गर्म के मौसम में तापमान अत्यधिक होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी लगता है। जबकि यहाँ पे मानसून का मौसम आता है, समझे, मानसून का मौसम आता है तो यहाँ पे भारी वर्षा भी होती है। पश्चिमी घाट में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है, समझे, दक्कन का पठार का जो पश्चिमी घाट है वहां पे मानसून के दौरान बहुत ही ज्यादा वहां पे वर्षा होती है, समझे। जिससे पठार के पश्चिमी भाग में हरियाली और कृषि के लिए उपयुक्त जल उपलब्ध होती है। यानी कि यहाँ जो पश्चिमी घाट है उस जगह, उस भाग में क्या होती है? तो बहुत ही ज्यादा वहाँ पे हरियाली आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ वहाँ पे कृषि भी बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। और कृषि के लिए जितने भी उपयुक्त जल है, यानी कि उनके लिए जो आवश्यकता जल है वहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, समझे। चलिए पूर्वी घाट के क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? तो कम होती है। यानी कि जो पूर्वी घाट है वहां पे कम होती है, किसकी? तो पश्चिमी भाग के अपेक्षा वहां पे वर्षा कम होती है पूर्वी घाट में, समझे। चलिए आगे जाते हैं। कृषि और आर्थिक महत्व। कृषि का किस प्रकार से महत्व है दक्कन के पठार में, और आर्थिक महत्व किस प्रकार से है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दक्कन का पठार भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जिसके कारण यह क्षेत्र भारत का कपास क्षेत्र कहलाता है। जो दक्कन का पठार है यह क्षेत्र को क्या कहलाता है? तो भारत का कपास क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पे ज्वालामुखी से जब उद्गार होता है उससे बेसाल्ट चट्टाने का निर्माण होता है, और बेसाल्ट चट्टाने से धीरे धीरे किस प्रकार में परिवर्तन होता है? किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी को क्या अन्य नाम क्या बोला जाता है? तो रेगुर मिट्टी बोला जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे। इसके अलावा यहाँ अन्य फसलें जैसे कि मूंगफली हो जाता है, तिलहन हो जाता है, बाजरा हो जाता है, दालों की खेती भी होती है, समझे। पठार के कुछ हिस्सों में गन्ना, चावल, गेहूं भी उगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे उपजाए जाते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे जैव विविधता। दक्कन के पठार का जो जैव विविधता है, किस प्रकार से यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, उनके रहन सहन किस प्रकार से है, किस प्रकार से यहाँ पे वनस्पति है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। तो दक्कन के पठार में जैव विविधता भी अत्यधिक है, यानी क्या है? तो अत्यधिक है यहाँ पे जैव विविधता, समझे। पश्चिमी घाट में जिसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु जीवन के लिए क्या है? तो समृद्ध है, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। जो इनके जलवायु है उनके अनुसार उन्हीं के अनुकूल यहाँ पे रहता है, समझे। यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियां, जड़ी बूटियां और पशु पंछी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का क्षेत्र भारत के कुछ दुर्लभ कहने का मतलब कि जो जल्दी नहीं मिलते हैं, समझे, संकटग्रस्त जीव का आवास भी है। जैसे कि क्या है? तो भारतीय हाथी हो गया, बाघ हो गया, नीलगिरी तहर, समझे ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में आता है शहरीकरण और औद्योगिकरण। दक्कन के पठार में किस प्रकार से यहाँ पे शहरीकरण हुआ, किस प्रकार से यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। दक्कन का पठार कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और शहरी केंद्र स्थित है, समझे ना। चलिए जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, यह क्षेत्र आईटी और अन्य उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति इसका योगदान क्या करता है? तो बढ़ाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जो कि आईटी सेक्टर वाले बहुत सारे यहाँ पे उद्योग जो कि यहाँ पे लगाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? तो बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, इन सारे क्षेत्रों में, समझे। जिसके कारण से भारत का जो आर्थिक प्रगति है वो आर्थिक प्रगति यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, जो कि मतलब कि अर्थव्यवस्था को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा योगदान देता है इन सारे क्षेत्र, समझे।
चलिए आगे आ जाते हैं। इसका जो कि निष्कर्ष आ जाता है और इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना है तो चलिए हम यहाँ पे लिख कर भी आपको बतला दिए हैं, तो आप लोग निष्कर्ष भी देख लीजिए एक बार। दक्कन का पठार भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझे ना, क्या है जो दक्कन का पठार है वो भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल प्राकृतिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक किस प्रकार से है, तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, समझे ना। इसके कारण से अर्थव्यवस्था में भी हमें योगदान मिलता है, भारत की अर्थव्यवस्था में। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पे कपास की खेती होती है, तो इसके कारण से किसान को रोजगार भी मिलता है। बहुत सारे इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ इसको महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसकी विविधतापूर्ण जलवायु, उर्वर मिट्टी और समृद्ध जैव विविधता इसे भारत के विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। समझे। चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। समझे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जैसा भी लगा होगा। समझे। और आप लोग अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस प्रकार का कंटेंट आप लोग को डिलीवर करने में। समझे, तो सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सभी पेपर का, कोई भी पेपर हो, मेजर हो, एमडीसी हो, सेक हो, ये इसी पेपर हो, कुछ भी पेपर हो, आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो इस कारण से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो कि कंटेंट यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं, तो जो भी अगर आप लोग रेगुलर देखना चाहते हैं इस मेजर पेपर का, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक पे आपको क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जितने भी वीडियो जो कि अपलोड होंगे इस पेपर का, सारे का सारा प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में लगभग यहाँ पे आपको 15 से लेकर 20 क्लास आपको दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो उससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 94 30 70 2606। समझे, ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। समझे, तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।